Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So we have started our chapter accounting equations and we have taken the various examples, and from that we have made the accounting equation in which we have equalized the asset equals to capital plus liability. Today we will do one more practical question from your book, that is the question number 3 from your book. So let's start doing it. So prepare the accounting equation for the following. A. Started business with cash rupees 2 lakh. B. Purchased goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 1,50,000. C. Sold goods for cash costing 40,000 at a profit of 20% and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. And D. Paid for rent rupees 5,000. So this is our question with 4 main transactions. So let's start doing it. So I am doing your question number 3 from your book. Question number 3. So I have already told you that we have to give a heading on the format, that is accounting equation. Then as per format we have to draw one line over here. You have to use scale and pencils to draw the format. So we have very first column of serial number. Second column is of transactions. Third column that we are having is of assets equals to liabilities plus capital. Done? So the very first transaction we are having in this question is started business with cash. So the transaction we are having is started business with cash तो एज पर ट्रांजेक्शन दे आर सेइंग कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, और बिज़नेस स्टार्ट किया है मतलब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेके आए हैं, और जब हम कैपिटल लेके आए हैं तो उसको कैश के फॉर्म में लेके आए हैं. तो जब हम सबसे पहली एंट्री बिज़नेस में पास करते हैं तो वो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो आपने क्या करना है, इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश हमारे पास आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेके आए, और कैपिटल में हमारे पास आया कैश. तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैपिटल आई है 2 लाख की. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग ही देंगे. तो हमारे पास एसेट आया कैश, क्रेडिटर हमारे पास कोई भी नहीं है, और कैपिटल हमारे पास आई है, राइट. तो अमाउंट हमारे पास है रुपीज़ 2 लाख. तो कैश हमारे पास आई है 2 लाख, क्रेडिटर हमारे 0 हैं, और कैपिटल भी स्टार्ट हुई है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2 लाख से. डन. तो इसको एंड करेंगे. वी विल ड्रॉ लाइन ओवर हियर. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. एसेट में हमारे पास कैश है 2 लाख के, इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो लायबिलिटी 0 है हमारी, और कैपिटल हमारे पास 2 लाख है. और अगर हम इनको इक्वलाइज करें तो हमारे पास 2 लाख इक्वल टू 2 लाख, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन इज ओके. सेकेंड हमारे पास ट्रांजेक्शन है बी ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स
for cash rupees 60,000. सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे लिख देना, यहाँ पे ये वाली लाइन इधर स्टार्ट कर देना. Let me write it again. Purchased goods for cash and on credit. हमने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब स्टॉक लेके आए हैं, और कुछ स्टॉक हम कैश में लेके आए हैं और कुछ स्टॉक हमारा अभी लायबिलिटी में है, क्योंकि अभी उनका पैसा देना बाकी है. क्योंकि हम गुड्स लेके आए हैं तो गुड्स को हमेशा हम हमारी अकाउंटिंग में स्टॉक कहते हैं. तो हमारे पास स्टॉक ऐड हुआ है, और जब हम स्टॉक लेके आए हैं तो हमने टोटल जितना गुड स्टॉक कितना लेके आए हैं, टोटल कैश में लेके आए हैं हम ₹60,000 का, और जो हमने क्रेडिट पे लेके आए हैं वो अमाउंट है हमारे पास 1,50,000. ठीक है जी. तो हमारे पास जो कैश में और क्रेडिट में टोटल जो है वो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा. तो हमारे पास स्टॉक पहले ज़ीरो था, तो अब हमारे पास स्टॉक कितना इंक्रीज़ हो गया, 60,000 प्लस 1,50,000. तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है 2,10,000, लेकिन हमने कैश पे किया है 60,000, और हमारे पास अभी 1,50,000 देना बाकी है, तो वो क्रेडिटर साइड में आ जाएगा. कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो अगर हम इसका नेट बैलेंस निकालें, न्यू इक्वेशन निकालें, तो हमें पता लगेगा हमारा स्टॉक बच गया हमारे पास 2,10,000 का, क्योंकि हम स्टॉक लेके आए हैं 2,10,000 का. उसको लेके आने के लिए हमने 60,000 पेमेंट की. तो पहले 2 लाख थे तो 60,000 पे कर दिए, तो बाद में हमारे पास 1,40,000 बच गए. और हमारी लायबिलिटी है 1,50,000 का स्टॉक लेके आए हैं उधार पे, वो अभी देना है. और 2 लाख के हमारी कैपिटल ऑलरेडी है, राइट. देन हमारे पास एक थर्ड ट्रांजैक्शन आई, सी ट्रांजैक्शन, sold goods of ₹40,000 for cash. 40,000 के गुड्स सेल किए, कैश में सेल किए, लेकिन एट 20% प्रॉफिट. मतलब कि जब उसको सेल प्राइस मिलेगी तो उसको 40,000 के ऊपर 20% ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट रखा है इसमें. ठीक है जी. तो उसने अपना इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखा है. तो हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold at a profit of 20%. अगर 40,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट पे हैं तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. तो प्रॉफिट विल बी 40,000 इंटू 20/100, यानी कि 8,000 का उसको प्रॉफिट मिला है. तो उसको नेट अमाउंट जो रिसीव हुई है वो कितनी होगी हमारे पास, 40,000 प्लस 8,000, मतलब उसने 8,000 अपना प्रॉफिट रख के 40,000 का सामान 48,000 में सेल कर दिया. और ऐसे ही उसने कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं जो कि हमारे पास 72,000 के थे, पर फॉर क्रेडिट या फिर ऑन क्रेडिट पे सेल किए. और उन क्रेडिट पे जब सेल किए तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 25% रखा. तो फिर से अभी उसको 25% ज़्यादा मिलेगा, तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे. तो सेकेंड, गुड्स कॉस्टिंग ₹72,000 sold at
अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल टू 72,000। हम 72,000 के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 72,000 इंटू 25%, तो हमारे पास प्रॉफिट 18,000 आ गया। तो जब उसको पेमेंट अमाउंट मिलेगी, नेट अमाउंट, तो कितनी मिलेगी? 77,000 प्लस 18,000, दैट इज़ उसको 90,000 मिलेंगे। उसने 72,000 का सामान बेच दिया और उसको रिसीव होगा 90,000। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट करेंगे? स्टॉक कितना लेस हुआ? 40,000 प्लस 72,000, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट पे ही गया। तो हमारा स्टॉक माइनस हुआ 112,000। जो सामान का हमें गुड का कैश मिल गया, वो कितना कैश मिला? 48,000। जिसकी अमाउंट अभी आनी बाकी है वो हमारे क्या हो गए? डेटर्स, क्योंकि हमने पैसा लेना है। तो जिन लोगों से अभी पैसा लेना है तो वो हमारे क्या कर जाएंगे? डेटर्स। तो यहाँ पे हम डेटर्स लिख देंगे। तो हमारा पैसा जितना आना है वो कितना आना है? 90,000। तो हमारे पास पहले ही अमाउंट 0 थी, तो हम इस टेबल को एक बार कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0। और इधर क्या इफ़ेक्ट होगा? क्रेडिटर्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कैपिटल में इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट पे सेल किए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स में, हमारी कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर तो हमारे इनकम हुई है तो इनकम कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी, या फिर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा। और अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस या लॉस हुए हैं तो उसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमने प्रॉफिट कमाया है 8,000 प्लस 18,000, टोटल कितना है? 26,000 हमने प्रॉफिट कमाया है। तो 26,000 से हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका 3 इफेक्ट यहाँ पे, एक तो स्टॉक रिड्यूस हो गया, डेटर्स हो गए, कैश आया और हमारा प्रॉफिट भी हुआ। तो हमारे 4 साइड्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है जी। फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी इनसे, नेट इक्वेशन। ये क्या हो गया? हमारा 90,000 के डेटर्स हैं, राइट। 98,000 का स्टॉक रह गया। कैश हमारे पास 1,88,000 है। लाइबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स जिनसे लेना है, वो जिनको देना है, वो है हमारे पास 1,50,000। और कैपिटल है हमारे पास 2,26,000। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि हमने रेंट पे किया है, रेंट पेड, दैट इज़ उन्होंने रेंट पे किया है 5,000। तो रेंट पे किया है, फर्म का कैश कम हुआ है, तो पे किया है तो माइनस कर देंगे 5,000। स्टॉक नहीं कम होगा, ना ही कोई डेटर कम होगा, किसी से हमें पैसा ना आया है ना ही किसी को दिया है, लेकिन हमने खर्चा किया है। अगर एक्सपेंसेस है तो उसका इफ़ेक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएंगे -5,000। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। वी विल राइट ओवर हेयर फाइनल इक्वेशन, मतलब लास्ट वाली जो हमारे पास इक्वेशन है फाइनल में, फाइनली हमारे पास ये रिजल्टिंग फिगर है। तो हमारे पास डेटर्स है 90,000, स्टॉक है 98,000, फिर हमारे पास बच गया कैश जो है वो 1,83,000, क्रेडिटर्स है 1,50,000 और कैपिटल है हमारे पास 2,21,000। तो अब हमें आंसर कैसे पता करना है कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग? तो हम इनको टोटल चेक करेंगे। हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी का
टोटल चेक करेंगे, इन दोनों का और इसका टोटल चेक करेंगे। ये आपको ना यहाँ पे ये पेपर में नहीं एरो दिखाना कि यहाँ पे हमने इनका टोटल किया है, हमें जस्ट चेक करना है कि इनका टोटल कितना बन रहा है और इनका टोटल कितना बन रहा है। तो अगर हम टोटल करेंगे तो इधर हमारे पास ये अमाउंट आई, और अगर इधर टोटल की तो इधर भी हमारे पास अमाउंट आई 3,71,000। तो अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही बनी है। ठीक है जी, तो ऐसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करने हैं। दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको जितना होमवर्क मिला है आपको ये भी नोटबुक पे करना है, क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। और जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे वो भी आपको, जो होमवर्क में मिलेगा वो भी आपको हर क्वेश्चन को कवर करना है। तो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, फॉर्मेट बनाने के लिए आपको प्रॉपर पेंसिल और स्केल यूज़ करना है। ये लाइंस रफली नहीं होनी चाहिए, आपकी नोटबुक पे प्रॉपर स्केल से ये लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। फॉर्मेट का अलग से मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स फॉर दिस फॉर्मेट। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, जैसे इसमें 4 ट्रांजैक्शन है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और इसमें से अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे, ये प्रॉपर नहीं होगा, ये एसेट लायबिलिटीज़ प्रॉपर नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये प्रॉपरली ड्रॉ करना है, प्रॉपरली सारा फॉर्मेट बनाना है। अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सी यू टुमारो, कंप्लीट योर नोटबुक्स। थैंक यू।